अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज जो हमने चैप्टर करना है ना वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, लास्ट पे हमने किया था पेबल्स और रिसीवेबल्स अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन। आज हमने जो करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन यानी रिकॉन्साइल करना। यानी अगर टू साइड्स हों तो एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, दी शुड बी रिकॉन्साइल्ड। ठीक है, जितने भी आइटम्स वगैरह हों इसके एंड पे बैलेंस रिजल्ट जो है सेम आना चाहिए। 100 इधर, 100 इधर। अगर रिजल्ट सेम नहीं है, मिसाल के तौर पर इधर 70 है, इधर 100 है, तो रीजन फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई करना है व्हाई दिस साइड इज लैकिंग बाय 30। ठीक है, तो वो रीजन जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो तब हमारा दोबारा से क्लियर हो जाएगा बैलेंस के किस साइड मिस्टेक थी, क्यों मिस्टेक थी। ये की जाती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, क्यों की जाती है? क्योंकि जो बैलेंस होता है हमारा बिजनेस बुक्स में भी रिकॉर्ड होता है और बैंक के अकाउंट में भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ये बैलेंस टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बिजनेस की बुक्स में बहुत औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जो कैश बुक है उसमें हमने एंट्री कोई रिकॉर्ड कर दी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में, बैंक में वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। मिसाल के तौर पर मैंने जेन जेन मेरा सप्लायर है, उसको मैंने $50 पे करने थे। ठीक है, $50 मैंने जेन को पे किए, लेकिन अपनी कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर दिया पेड। ठीक है, यानी 50 आउट हो गए, 50 मैंने माइनस करवा दिए, कैश बुक से डिडक्ट करवा दिए। लेकिन ये बैंक में कब क्लियर होंगे? बैंक में तब क्लियर होंगे जब जेन ये चेक चेक ठीक है, चेक मैंने उसको दिया, सॉरी, चेक मैंने जेन को दिया, ये चेक जब बैंक में लेके जाएगा तो बैंक इस चेक को क्लियर करेगा, तब जाकर यहाँ से डिडक्ट होंगे। ठीक है, समझ ले यहाँ पे 400 था, यहाँ पे भी 400 बैलेंस था, तो मैंने तो चेक जेन को दे दिया, लेकिन जेन ने अभी बैंक में नहीं लेके गया। यहाँ पे 350 होगा, यहाँ पे 400 होगा, डिफरेंस आ रहा है ना। अब इस डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना कि वाई वाई दिस डिफरेंस इज राइजिंग। ठीक है, क्यों ये डिफरेंस राइज हो रहा है, ये मेन चीज है। जैसे ये 50 क्यों राइज हो रहा है? बिकॉज अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से। मैंने जैन को चेक किया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट अभी नहीं हुए, जैन अभी बैंक में नहीं गया है। जब जैन वो बैंक में जाके, मिसाल के तौर पर जैन को चेक दिया, जैन जो है अभी रेस्ट कर रहा है, कुछ 10 एक दिन बाद ये बैंक में गया, तो बैंक के पास जब चेक लेके जाएगा तब बैंक को पता चलेगा, हाँ ये मालिक ने, ओनर ने, ड्रॉर ने कहा हुआ है कि ये चेक ही नहीं इसके अकाउंट में डालना है। तो वो फिर बैंक जो है उस चेक के ऊपर देख के सब कुछ वो फिर अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो सब कुछ होगा आगे प्रोसेस, यानी फिर बैंक से डिडक्ट होंगे $50। अंडरस्टूड? तो ये कुछ प्रोसेस होता है, इसलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन की जाती है ताकि रीजन आइडेंटिफाई की जा सके। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड एंड चेक पेमेंट्स डे बुक्स, जो जिनको FA1 में मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया है, सीप और मालेन, वो तो इंशाल्लाह बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो आप भी इसको अच्छे से लेके चलना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखना, कांटेक्ट रखना, जहाँ पे ना क्लियरेंस हो तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन देम दे प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द बैंक लेजर अकाउंट। तो कैश बुक से वो बैंक लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो जैसे कि देखो, बैंक लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं, बैंक लेजर अकाउंट ओपनिंग, यानी बैंक में हमारे कितने पैसे हैं हम अपने बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैंक का क्रेडिट होता है। ठीक है, ओपनिंग कब के बैंक में हमारा पॉजिटिव पैसा पड़ा हुआ है, एसेट है, तो ओपनिंग यानी डेबिट साइड होगी। अगर बैंक से हमने लायबिलिटी ली हुई है तो बैंक के हम अगर मकरूज हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, उल्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये देखें तो ओपनिंग ओपनिंग के बाद जो कोई कैश रिसीव हो रही है वो इसमें प्लस होगी, और जो कैश हम पे कर रहे हैं वो इससे माइनस होगी, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो रिसीट्स फॉर द पीरियड, ये देखो ओपनिंग बैलेंस प्लस हो रही है, रिसीट्स पेमेंट माइनस हो रही हैं, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो कहते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिसीट्स एंड पेमेंट्स की अलग अलग बुक होती हैं और कुछ की सेम होती हैं, साइड डिफरेंट हो जाती है। ये इधर रिसीव वाली साइड आ जाती है, इधर पेमेंट वाली साइड आ जाती है।
ठीक है, तो ये रीड करेंगे, पिछली टर्मिनोलॉजीज ही लिखी हुई हैं। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? जो बैंक इशू करता है, बैंक इशू करता है अपने कस्टमर को, क्लाइंट को। उसमें क्या होता है, डिटेल्स होती हैं भाई, आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की, किस किस डेट को, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की, ठीक है, कितनी अमाउंट की डिस्क्रिप्शन वगैरह, और लास्ट पे आपका रिमेनिंग बैलेंस होता है कि बैंक में आपका बैलेंस कितना है। अब ये बैलेंस बैंक आपको कह रहा है $500 है आपकी, लेकिन कैश बुक में जो बैलेंस है, बैंक लेजर अकाउंट आपने जो बनाया है वहां पे जो बैलेंस आ रहा है 355 आ रहा है। देखिए तो 145 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन से ही पता चलता है। हमने इस 145 को आइडेंटिफाई करना है भाई, इसका मेन सोर्स क्या है, क्यों ये डिफरेंस आ रहा है। हम एक दूसरे स्टेटमेंट को बैंक जो लेजर अकाउंट है हमारे बिजनेस की बुक्स में, वहां पे देखेंगे भाई कौन कौन सी चीज बैंक में इंटर है जो बैंक लेजर में इंटर नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी बैंक लेजर में है जो बैंक स्टेटमेंट में इंटर नहीं है, तो फिर ऐसे क्लियर करेंगे तो ये गैप खत्म होगा। जब ये गैप खत्म होगा हम क्या कहेंगे, ओके नो और अकाउंट्स आर ओके। ठीक है, तो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको पता है ना, एक बंदे का पैसा दूसरे बंदे के लिए लायबिलिटी होता है, एक बंदे का एसेट दूसरे बंदे के लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके मनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होगी, एक एसेट दूसरे का लायबिलिटी। जैसा कि हम अपने पैसे बैंक में रखवाते हैं, हमारे लिए तो हमारे पैसे एसेट है, लेकिन बैंक के लिए हमारे एसेट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये पॉइंट, तो क्यों टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, तो उस वजह से क्रिएट होते हैं। टाइमिंग डिफरेंस मैंने आपको ऊपर जहन वाले एग्जांपल में बताया, वो अच्छे से जहन में रखनी है और ये रीड करना है। फिर जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, क्यों टाइमिंग डिफरेंसेस, क्यों टू टाइप्स ऑफ रिकॉन्साइलिंग आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, एक बैंक स्टेटमेंट में आइटम है, बैंक स्टेटमेंट में आइटम है लेकिन बैंक लेजर अकाउंट में नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करो। फिर जो बाज आइटम बैंक लेजर अकाउंट में मौजूद होंगे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं होंगे, उनको आइडेंटिफाई करो और आपस में रिकॉन्साइल करते जाओ। ठीक है, जैसा कि बैंक स्टेटमेंट में कौन से आइटम हो सकते हैं, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपकी कैश बुक में ऐड नहीं होंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, ये आपकी कैश बुक में ऐड नहीं हुए होंगे, ये पहले बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं, आप फिर इनको देख के कैश बुक में ऐड करते रहते हो। ठीक हो गया, जमा माइनस जो भी होते हो। फिर जो है कुछ आइटम्स कैश बुक में ऐड होते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं होते हैं अभी तक, तो फिर उनको बैंक स्टेटमेंट में ऐड करना पड़ता है, ऐड या माइनस। जैसा कि अनप्रेजेंटेड चेक्स, मैंने एग्जांपल दी थी जैन वाली, कि जैन मेरा सप्लायर है, उसको मैंने चेक एक दिया अपनी कैश बुक से, तो मैंने उसी वक्त माइनस करवा दिया, उसी वक्त माइनस, मेरे को बैंक स्टेटमेंट में अभी नहीं हुआ, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट को क्या पता मैंने किसको चेक दिया, और वो बंदा चेक वापस बैंक के पास लाएगा तो बैंक जो है उसको एडजस्ट करेगा। अब वो बंदा 10-15 दिन बाद आता है बैंक के पास, तो बैंक के पास वो चीज़ 10-15 दिनों बाद डिडक्ट होगी, उस वक्त तक ये बैलेंस डिसएग्री करता रहेगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हमने फिर वहां से बैंक स्टेटमेंट से माइनस करके देखना होता है क्या डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और लार्जमेंट्स होती हैं। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, हमने बैंक में पैसे जमा कराने के लिए दिए, ठीक है, हमने कैश बुक में लिख दिया कि भाई साहब हमारे पैसे जमा हो गए, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में अभी शो नहीं हो रहे, क्योंकि बैंक डिले ले रहा है, कह रहा है 1 to 2 days लगेंगे, या नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके ये अमाउंट डिपॉजिट होगी। ठीक है, तो वो फिर बैंक स्टेटमेंट में बाद में होगी, हमने कैश बुक में पहले ही इंटर कर दी होगी। अंडरस्टूड। तो ये सारे वही लिखे हुए हैं। क्रेडिट ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर, जो डायरेक्ट अमाउंट आपसे आपके अकाउंट से कट रही होती है सेम की सेम। डायरेक्ट डेबिट्स सेम अमाउंट नहीं होती, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट होती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेंस। और ये दोनों की एग्जांपल मैंने दी दी है। प्रेजेंटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, इसको सही अच्छे से जहन में रख के ये कंटिन्यू करना है जी। एरर्स इन डे बुक्स, बाद एरर डे बुक्स में हो सकते हैं।
क्या राइटिंग अप में आप ट्रांसपोजिशन एरर कर सकते हैं डे बुक्स में, तो वो एडजस्टमेंट डे बुक में ही नेसेसरी होगी, उसका बैंक स्टेटमेंट में तल्लक नहीं होगा। इसी तरीके से बाज एरर बैंक स्टेटमेंट में हो सकते हैं, तो वो उनकी एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में नेसेसरी होगी, बैंक ही उन्हें करेक्ट कर देगा। आपको डे बुक में या बैंक लेजर अकाउंट में करेक्शन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, सबसे पहले अपडेट द डे बुक्स with items that have been included in the bank statement but are not yet in the डे बुक्स। ठीक है, सबसे पहले डे बुक को अपडेट करें। कैसे अपडेट करना है भाई, कि जो आइटम्स आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द डे बुक, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड हैं इन द डे बुक बट इंक्लूडेड इन बैंक लेजर अकाउंट, उनको ऐड कर दें या माइनस कर दें डे बुक से, उनको एडजस्ट करें। फिर सेकंड स्टेप पे क्या करें जी, टोटल द डे बुक्स एंड पोस्ट टोटल्स टू द लेजर अकाउंट, बैंक लेजर अकाउंट बना दें एक। डे बुक से बैंक लेजर अकाउंट बना दें, ओपनिंग रिसीट्स टोटल पेमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस। फिर क्या करें जी, फिर ओपनिंग बैलेंस को लास्ट ईयर की बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच करें। अगर वो मैच हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं मैच होता तो वो डिफरेंसेस क्रिएट करें कि आपने क्या मिस्टेक की है, लास्ट ईयर के रिकॉन्सिलिएशन बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है। फिर क्या करें जी, ले आउट द बैंक रिकॉन्सिलिएशन फॉर्मेट, ले आउट करें। ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक्स और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स वगैरह वो इसमें जमा प्लस करें। ठीक हो गया। आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हो गया बैंक स्टेटमेंट में, माइनस होंगे। ठीक है, क्योंकि वो हम पे कर रहे होते हैं, तो अभी बैंक से नहीं माइनस हुए होते। और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स वो प्लस होंगे। अंडरस्टूड। फिर कंप्लीट द बैंक रिकॉन्सिलिएशन एंड देन एग्री द लेजर अकाउंट बैलेंस टू द बैंक रिकॉन्सिलिएशन बैलेंस। एग्जाम्पल है ये, हम देख लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी है, तो बस इसी के मुताबिक आपने चलना है। ये देखे तो हमारे पास टू बैलेंसेस इन्होंने दिए हैं, वन है समझ लें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एंड अदर है बैंक लेजर अकाउंट का बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है जी। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं ना, ये अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और ये कैश बुक बैंक लेजर अकाउंट का बैलेंस। बैंक लेजर अकाउंट का बैलेंस है 10,402 और डॉलर। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 838। डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आपने फाइंड करना है किस वजह से आ रहा है। पहले इनमें एडजस्टमेंट कर ले, देखें कौन सी चीजें जो बैंक में ऐड हैं और कैश बुक में ऐड नहीं है। तो देखें तो बैंक चार्जेस ये बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक से बैंक चार्जेस क्या होंगे, माइनस होंगे, चार्जेस माइनस होते हैं। ठीक है। फिर देखें चेक पेमेंट्स, डे बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय, डे बुक अंडर कास्ट हुई है। ठीक है, डे बुक पेमेंट्स, डे बुक जो हुई है अंडर कास्ट बाय $100, यानी 100 से कम लिखी गई है। हमने सप्लायर को 900 देने थे, हमने 800 लिख के माइनस करवाए। ठीक है, तो 100 मजीद माइनस होना है, तो 100 हम मजीद माइनस करवाएंगे। फिर क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, बुक में बैंक स्टेटमेंट में है 70, लेकिन कैश बुक में नहीं एडजस्ट है क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो 70 यहाँ से माइनस करवाना है। ठीक है। और देखो तो चेक्स ड्रॉन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर $1 नॉट येट बीन प्रेजेंटेड, ये बैंक में है और हैड बीन पेड इनटू द बैंक अकाउंट बट डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों बैंक स्टेटमेंट में एरर हैं, कैश बुक में इतने ही है, इसका एडजस्ट करते हैं। 12470 194। ठीक है, इतने ही बनते हैं 194, तो ये है 12। 12 में से 4 निकाले, 8 8 आ गया, तो यहाँ 3 था, 13 में से 7 निकाले तो
सॉरी, 13 में से 2 निकाले 11, 11 में से 7 निकाले 4, ठीक है 4 आ गया। फिर यहाँ पे 9 बचता है, तो 9 में से 1 निकाले 8, तो ये 848 आ गया, ठीक है। अब दूसरी साइड का बैंक में एडजस्टमेंट करते हैं। अब ये क्या है, चेक्स ड्रॉन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर चेक ड्रा किए ऑर्गेनाइजेशन ने 120, 130, 135 के, और ये उसने कैश बुक से माइनस करवा दिए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से माइनस नहीं थे। 120, 60 और 35, ये तीनों माइनस करने हैं आपने। ये टोटल कितने हो जाते हैं, 180 और 215, ठीक है। 215 की अमाउंट आपने माइनस करवानी है 838 में से। फिर अ चेक रिसीट फ्रॉम ए कस्टमर $2 to 5 हैड बीन पेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑन 30 मार्च बट डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं हुई, हमने अपनी बुक में एज ए पॉजिटिव रिकॉर्ड कर दिया कि हमने ये इतने पैसे रिसीव किए हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं शो हुए। तो ये 225 प्लस करना है, 225, 215, तो ये 10 का गैप आ रहा है, तो ये 10 प्लस होगा, ठीक है। 215 माइनस होंगे 225, तो 10 आ जाता है, तो 10, 848। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका सोल्यूशन भी है, ठीक है यहाँ पे। तो ये, हाँ जी, ये बैलेंस हमारा बराबर आ रहा है। ये लेजर अकाउंट में 848, और ये देखो तो एडजस्टमेंट हमने की, तो ओके। ये एक्टिविटी 1 आपने अच्छे से करनी है। फिर देखो, तो मैंने कहा था कुछ एरर्स जो है बैंक की वजह से हो सकते हैं, जो बैंक ही एडजस्ट कर देगा तो क्लियर हो जाएगा, हमें कैश बुक में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। तो डिसऑनर्ड चेक्स की एग्जांपल ले रहे, डिसऑनर्ड चेक्स। अब हसीब मेरा कस्टमर है, हसीब ने मुझे कहा जी मैंने फी पे करनी है, मैंने कहा $50, तो हसीब ने मुझे चेक दिया $50 का, ठीक है। अब वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक ने कहा ठीक है जी $50 आपके अकाउंट में। बैंक ने जब वो चेक क्लियर करना चाहा तो वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक ऑटोमेटिकली ही उसको डिसऑनर्ड चेक कर देगा। 50 अगर उसने प्लस किए थे, 50 डिडक्ट करवा देगा। देन यू विल हैव ओनली एडजस्ट कैश बुक बैलेंस और बैंक लेजर अकाउंट। अंडरस्टूड। तो ये सीन है, तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज नील, क्योंकि रिसीट $20 वो ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगी। अर्लियर ऑन द बैंक स्टेटमेंट विल बी कैंसल्ड आउट बाय द सब्सिक्वेंट रिवर्सिंग एंट्री बाय द बैंक, ठीक है। तो दूसरा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर बैंक क्या कहते हैं, अगर हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो एग्जांपल है, ये एग्जांपल अच्छे से करनी है सेल्फ पे, भाई लेक्चर ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से किया हुआ है इसको FA1 में तब भी, नहीं तो जितना मैंने बताया है वो भी मोर देन इनफ है। वो करके प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे जाएं, प्रैक्टिस पे जहन में रखें ये जो चीज़ें हैं ना मेमोराइज करने वाली, कि बैंक स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें एडजस्ट होंगी, कैश बुक में कौन सी चीज़ें एडजस्ट होंगी, उन पे आपने फोकस करना है। बाद का रिवर्स एंट्रीज हो जाती हैं, लास्ट से टॉप की तरफ जाना पड़ता है, तो फिर उस हवाले से करना पड़ता है। चीज़ों को मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल अच्छे से करनी है, आंसर सोल्यूशन पे नहीं जाना है, आपने अपने ब्रेन यूज करके इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह आप खुद डिफरेंस देखेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है पैटी कैश का टॉपिक। ये भी छोटा सा टॉपिक है। पैटी कैश आपको पता है दैट इज यूज टू मीट विद द डेली एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस, ठीक है। मीट एवरीडे एक्सपेंसेस जो होता है वो पैटी कैश कहलाती है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल एक्सपेंसेस हम क्या किस लिए करते हैं, चाय के लिए, कोई कस्टमर आ गया, कोई पेन पेंसिल बिजनेस पर्पज के लिए चाहिए, ट्रैवलिंग, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, एक वोचर होता है। तो ज्यादातर कैश तो नहीं हम अपने पास रखते, तो छोटी सी अमाउंट में जो होती है ना डेली एक्सपेंसेस के लिए, तो वो हमने अलग की हुई होती है। जैसे मंथली एक बिजनेस जो है $500, वो उसका यानी एक स्टैंडर्ड है, वो इतने रखता है पैटी कैश बॉक्स में कि डेली के एक्सपेंसेस इधर से मीट कर सके। अंडरस्टूड। तो $500 क्या प्रोसेस होगा, $500 से पैसे लेने का। कस्टमर है उसको सर्व करना है जी, तो क्या प्रोसेस होगा बिजनेस पर्पज के लिए।
एक वाउचर होता है, उस पे आप डिटेल लिखोगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ, ठीक है। तो वहां पे एक अथोराइज बंदे के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और एक वो बंदा जिसको वो उतनी अमाउंट चाहिए होती है। तो अथोराइज मिसाल के तौर पर सीनियर अथोराइजर है जाफर, ठीक है। जाफर ने अथोराइज करना है कि इतना एक्सपेंस ओके है, तो जाफर के पास में बना के जैन बना के लेके जाएगा, सर ये एक्सपेंस है, तो ये कस्टमर को सर्व करना है, तो ये आप अथोराइज कर दें। तो फिर जो है जाफर अथोराइज अपने सिग्नेचर करेगा कि ओके दैट्स इट। तो फिर जो है वो उसके अपने सिग्नेचर भी होंगे जैन के, जो लाया है ये, कि ये एक्सपेंस करना है। तो फिर जो है ना वो अप्रूव होगा, फिर आपको पेटी कैश से पैसे मिलेंगे। तो फिर आप जैन जो चीज लाएगा उसकी रिसीट भी वोचर के साथ लगेगी, तो फिर प्रूफ जो है बिल्कुल वैलिड हो जाएगा कि ये एक्सपेंस इधर हुआ है। इम्प्रेस सिस्टम टू मेंटेन द पेटी कैश बॉक्स ऑन द सेम अमाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट में मेंटेन रखना पेटी कैश बॉक्स को इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, you plan to have $500 in petty cash box for every month, then you will have to fulfill अप टू 500 एवरी मंथ, ठीक है। कि 500 की अगर आप बात करते हैं, सोच लेंगे 480 के आपके एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो 480 के आपके एक्सपेंस हो गए। अब ये था 1 जनवरी, अब ये था 31 जनवरी तक आपके इतने एक्सपेंस है। अब 1 फरवरी को दोबारा आपने मेंटेन करना है कितने तक का, 500 का, क्योंकि हर महीने आपका प्लान है $500 अकाउंट में होने चाहिए। तो कितने ऐड करेंगे, 20 अकाउंट में पड़ा है तो 480 और डालेंगे, तो आपका दोबारा से 500 पूरा हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। पैटी कैश बुक सेम सेल बुक की तरह पैटी कैश बुक भी होती है। ये वोचर रेफरेंस, कौन सा वोचर नंबर है जी, ठीक है। तो इसका कहाँ पे यूज हुआ है जी, क्यों यूज हुआ है, ठीक है। इसकी टोटल कास्ट क्या है, सेल टैक्स इस पे कितना है। जैसे कि आप कोई भी कैश परचेज करते हैं, ये एक्सपेंस के तौर पर डेबिट हो जाएगा, सेल टैक्स डेबिट हो जाएगा, एंड कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश जा रही होती है ना, ठीक है। तो ये यानी एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस डेबिट होने का क्या मतलब है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट डेबिट होने से क्या मतलब है, डेबिट अगर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हो, P&L डेबिट हो रही हो, तो इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड? ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखें तो ये जो इम्प्रेस सिस्टम है कैसे, यानी रिक्वायर्ड फ्लैट $500 है, एक्सपेंसेस आपके कितने हुए 480, तो कैश रिप्लेनिशमेंट कितनी, कैश रिप्लेनिशमेंट करेंगे 480, ठीक है। 480 तो 20 बचे हुए होंगे, तो 480 प्लस 20 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्लैट $500 पूरी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है सिंपल है। कॉन्सेप्ट अपने जहन में मेन रखें, फिर उसके मुताबिक क्वेश्चंस को आपने डील करना है, ठीक है। ये एंट्री में अभी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। एक्टिविटी 4 मस्ट करनी है। अब देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस किधर जाएगा। इन्वेंट्री है तो किधर जाएगी, रिसीवेबल्स हैं तो किधर जाएंगे, ठीक है। ये मैंने कहा है कि SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आपको फॉर्मेट बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो। तो ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, भूलना नहीं है। प्रेजेंटेशन में आपको पता है सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट में नॉन करंट एसेट आते हैं, उसके बाद करंट एसेट आते हैं। नॉन करंट एसेट के नीचे भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गुडविल, ठीक है, अदर टेंजिबल एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स के नीचे इन्वेंटरी, रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड जो आपके पास बिजनेस के अंदर कैश पड़ी हुई होती है, और कैश एट बैंक जो बैंक में कैश पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये उस प्रेजेंटेशन के हवाले से है, ठीक है। बाद बात ये दोनों इकट्ठे भी दिखाए जाते हैं, ये कैश कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ठीक है। तो वो उस वक्त भी चल जाता है अगर कैश इन हैंड बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। अंडरस्टूड? तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है, तो क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर करना है। आज के लिए इतना ही।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट। तो ये है कि बेहतरीन रिजल्ट देना है आपने यार, 100% डालना है, आप पे बड़ी मेहनत हो रही है। ठीक है, तो अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपको रिवार्ड खुद मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।